प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और यह चैप्टर जो है बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसकी फर्स्ट यूनिट को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आज शुरू करने के लिए हम सबसे पहले इस यूनिट में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कि 3 शब्द आए हुए हैं। पहला शब्द तो है प्रशासनिक संस्थाएं, दूसरा लोकतांत्रिक और तीसरा है समाजवादी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मानव जीवन से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक अर्थात संवैधानिक, भौगोलिक, प्रशासनिक आदि सभी पक्षों से संबंधित संस्थाएं अस्तित्व में हैं। और ये जो संस्थाएं हैं ये अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश के अलग अलग इलाकों में कार्यशील हैं और ये संस्थाएं संविधान के दायरे के अंतर्गत रहकर जो भी क्रियाशील सरकार है उसके अधीन काम करती है और अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको ये प्राप्त करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक संस्थाएं कहते हैं। अर्थात वे संस्थाएं जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है और क्रियाशील सरकारों के अधीन रहकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती हैं, वो क्या कहलाती है? प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती है। ये संस्थाएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे सरकारी कामकाज के संचालन के लिए जो केंद्र स्तर पर गठित हैं मंत्रालय या राज्य स्तर पर जो मंत्रालय और विभाग हैं वो हो सकती हैं। अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो जिनका संविधान में प्रावधान है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको कहते हैं, राज्य भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इस प्रकार की संस्थाएं क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं ऐसी भी होती है जो संसद के अधिनियम या विधानमंडल के जो कानून हैं उनके द्वारा बनती है। जैसे यूजीसी हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या हम कह सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य का सूचना आयोग। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो राज्य के विधानमंडल से या संसद के कानून से गठित होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनको हम पब्लिक एंटरप्राइजेज या लोक उपक्रम कह देते हैं। ये संसद या राज्य विधानमंडलों के जो कानून हैं उनसे बनती है। जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, डाकतार जिसको कहते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, अपने स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं ये क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेज या लोक उपक्रम के रूप में होती हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती है जो कार्यकारी आदेशों से बनती है। सरकार के एग्जीक्यूटिव आदेश होते हैं, कार्यपालिका के आदेश होते हैं। जैसे पहले का जो योजना आयोग था अब उसको हम क्या है? नीति आयोग कहते हैं। तो वो भी इसी प्रकार की एजेंसी है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन करती है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। अब प्रशासनिक संस्थाओं को जानने के पश्चात हम जानेंगे कि 2 प्रकार के समाज के रूप विश्व में पाए जाते हैं। एक तो है लोकतांत्रिक समाज और दूसरा है समाजवादी समाज। तो हम इनका क्या है? अलग अलग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकतांत्रिक समाज के बारे में। देखो, इसमें लोकतांत्रिक समाज में लोकतंत्र शब्द आया है
लोकतंत्र जैसा कि आप जानते हैं, एक सामान्य परिभाषा हम बचपन से या छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं अब्राहम लिंकन की, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो है वो क्या है, लोकतंत्र है। अब हम समाज जो है, लोकतांत्रिक समाज क्या होता है उसके बारे में अगर थोड़ा देखें कि जिन समाजों में लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार अर्थात स्वीकार किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। अब ये मूल्य और आदर्श क्या होते हैं? ये लोकतांत्रिक समाज में मूल्य और आदर्श जो हैं वो स्वतंत्रता, समानता और एक जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, या इस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति की गरिमा का जो मामला है, ठीक है, ये जो हैं इनके मूल्य होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, ये तीन जो हैं इसके आदर्श और मूल्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए ये प्रयास करता है। अब इस प्रकार के जो लोकतांत्रिक समाज में जो शासन है उसकी कुछ क्या है, विशेषताएं पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो शक्तियां हैं लोकतांत्रिक समाज में वो किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में नहीं होती, बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधिक सरकार का निर्माण होता है कि जनता जो है निश्चित अवधि से, जैसे भारत में क्या हर 5 वर्ष से क्या आम चुनाव होते हैं, जिसमें क्या है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, और जिस दल को बहुमत होता है, दलीय व्यवस्था है भारत में, बहुदलीय व्यवस्था है, और जिस दल को बहुमत होता है वह अपनी क्या है, सरकार बनाता है। तो जनप्रतिनिधियों में जनता की शक्तियाँ निहित हैं और वे ही फिर विधायिका का निर्माण करके विधि का निर्माण करते हैं, कार्यपालिका के रूप में वो क्रियान्वयन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सरकार का निर्माण होता है। तो अंततोगत्वा जो समस्त शक्तियां हैं वो समाज के लोगों में अर्थात जनता में निहित होती है, किसी वर्ग विशेष या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। और इसके अलावा इसमें लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को क्या है, साध्य माना जाता है और राज्य को साधन। यानी इस समाज में व्यक्ति का उत्थान और कल्याण, सर्वोपरि विकास करना उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य क्या होता है, इसका साधन होता है। अर्थात राज्य वे समस्त प्रयास करता है जिससे व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है, उसका जो कल्याण है, जो उसका साध्य है, उसकी वो प्राप्ति का प्रयास करता है। इसके पश्चात इसमें लोकतांत्रिक समाज में एक खास विशेषता ये भी है कि इसमें जो भी निर्णय होते हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है ना, और खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। और इसमें जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया का भी इसमें जो जनसंचार के माध्यम है उनका भी बड़ा रोल रहता है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, इसके लिए अब सूचना का अधिकार अधिनियम भी लागू हो चुका है, तो वो भी क्या है, इसमें एक सहयोग के रूप में भूमिका निभाता है और ट्रांसपेरेंसी को ये बढ़ावा ही देता है। वैसे भी इसमें क्या है, पारदर्शी रूप से लिए ही जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ावा दे रहा है आरटीआई। इसके अलावा इसका अगला जो है विशेषता या गुण हम जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाज का, इसमें निर्णय की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण समाज को सहभागी बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कानून या विषय पर या जैसे भी कोई नियम बनता है या कोई योजना बनती है, तो सरकारें आजकल क्या है, अपने पोर्टल पर क्या है, उसके लिए जनता से आम राय या विचार मांगती है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी कार्यक्रम या नीति या कानून लागू करने से पहले जनता के सुझाव लेने से वो क्या है, जनता सहभागी बन जाती है, और उसमें ऐसे ग्राउंड लेवल पर जो विचार आते हैं उनसे क्या योजना भी क्या है, सफल रूप से या कानून जो है वो सफल रूप से क्रियान्वित तो हो पाता है। इसके अलावा अगला है, निर्णय लेने का जो अधिकार है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को होता है। ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जनता अपने प्रतिनिधियों को दे देती है, क्योंकि जनता एक अनियंत्रित भीड़ है, तो इसमें अब ये पता तो लग नहीं पाता कि कौन किसकी माने क्या करें। तो फिर क्या होता है
कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो संसदीय चुनाव क्षेत्र है या विधानसभा का चुनाव क्षेत्र है, उसके हिसाब से क्या है कैंडिडेट को क्या है चुनकर भेजा जाता है। तो वो प्रतिनिधि जो हैं उनके पास निर्णय लेने की पावर होती है, और जो अंतिम निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, वहाँ पर कोई भी विधि या कानून बनने के लिए क्या है बहुमत आवश्यक है। कुछ कानूनों के लिए तो क्या साधारण बहुमत है, किसके लिए असाधारण बहुमत या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर जो कानून या जो निर्णय हैं वो क्या है लोकतांत्रिक समाज में बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लोकतांत्रिक समाज के जो 7 बिंदु हैं वो हमें लोकतांत्रिक समाज के बारे में भली भांति ज्ञान कराते हैं। इसके बाद में अगला जो है वो समाजवादी समाज है, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें टॉपिक का नाम यही है लोकतांत्रिक समाज में समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। तो प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में हमने जान लिया है, लोकतांत्रिक समाज के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद में अगला बिंदु जो आता है वो है हमारा समाजवादी समाज। तो समाजवादी समाज क्या है? देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले व्यक्तिवादी या जिसको हम कहते हैं अहस्तक्षेपवादी विचारधारा का बोलबाला था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, और पूंजीवाद ने फिर क्या है निरंकुश शासन को जन्म दे दिया, और इस निरंकुश शासन से क्या है जनता का शोषण हुआ, और इस शोषण की प्रतिक्रिया फलस्वरूप ही एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। उसको हम क्या कहते हैं समाजवादी विचारधारा कहते हैं, और यह 20वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय रही। इसकी कुछ खास बातें हैं जिसको हम देख लेते हैं। समाजवादी समाज में क्या होता है, राज्य को बड़ा महत्व दिया जाता है, अर्थात जैसे पहले की जो हस्तक्षेपवादी थी उसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता था, सारा कुछ व्यक्ति के अंदर होता था, और यहाँ पर क्या हो जाता है व्यक्ति गौण हो जाता है और राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सारा जो शक्तियाँ हैं, जो नियंत्रण हैं, और जो भी इसका कार्य का दायरा है वो कंट्रोलिंग सारी की सारी राज्य के पास आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो प्रतियोगिता है वो क्या है व्यक्तियों के बीच में क्या है वो कम हो जाती है, और राज्य क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या है कि समाज पर राज्य का क्या है पूर्ण नियंत्रण रहता है, क्योंकि हर कार्य क्या है राज्य के द्वारा किया जाता है, और चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पेयजल हो, चाहे लोक परिवहन हो, हर प्रकार के कार्य का क्या है मतलब जो है वो हर प्रकार का कार्य जो है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। तो हर एक्टिविटी में हर जगह राज्य ही राज्य नजर आता है, निजी क्षेत्र का बिल्कुल भी इसमें कोई योगदान नहीं होता। और जब समस्त प्रकार के कार्य राज्य करता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, तो शक्तियाँ भी उसमें क्या है सारी की सारी निहित हो जाती है। अब इसमें उल्टा हो जाता है। हमने लोकतांत्रिक समाज में पढ़ा था कि जो जनता है या लोग हैं, व्यक्ति जो है वो क्या होता है इसमें साध्य था, और राज्य क्या था साधन। इसमें उल्टा हो गया है, इसमें राज्य क्या हो गया है साध्य हो गया, और व्यक्ति क्या हो गया साधन। तो अर्थात राज्य के जो उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं उसके लिए व्यक्तियों को इसमें क्या है साधन बनाया जाता है। अब चूँकि राज्य हर जगह व्याप्त है, हर जगह उसका नियंत्रण है, सारी शक्तियाँ उसमें हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है राज्य का कार्य क्षेत्र क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। और इसका जो ये समाजवादी समाज है उसका जो मुख्य लक्ष्य क्या हो जाता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय और समानता लाना। क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा में क्या है निरंकुशता बढ़ गई थी, उसमें क्या है गरीब और अमीर के बीच की खाई क्या है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। तो उस स्थिति में क्या है ये प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी समाज अस्तित्व में आया। तो इसने जो समानता है और जो न्याय है वो टारगेट लिए उसने, और उसमें क्या है चाहे वो आर्थिक न्याय हो या आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय या समानता हो, राजनीतिक न्याय या समानता हो, ये क्या है उसको प्राप्त करने का उसने समाजवादी समाज ने
लक्ष्य लिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो समाजवादी समाज है उसमें राज्य जो है प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को बढ़ावा देता है और आर्थिक विषमताएं जो हैं उनको दूर करने के लिए राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया, इससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समाजवादी समाज में नहीं होने दी जाती है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये समाजवादी समाज है ये व्यक्तिवादी या पूंजीवादी या हस्तक्षेपवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही आया है। तो उसमें जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का टारगेट ही इस समाजवादी समाज का रहता है। तो इस प्रकार से ये समाजवादी समाज की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत जो है उसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। भारत में क्या है कि लोकतांत्रिक समाज भी है और समाजवादी समाज भी है, अर्थात भारत एक मिश्रित कैटेगरी का देश है। इसीलिए हम लोगों ने क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया था। उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों की सहभागिता थी और हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अपनाया था। तो इसलिए लोकतांत्रिक समाज तो हमारा स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था तो लोकतांत्रिक समाज बन जाता है। अब जो समाजवादी विचारधारा है उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ों को अपनाया था। जैसे हमने जो देश के वासी हैं उनकी विपन्नता या विषमताओं को दूर करने के लिए समाजवादी जो लोकतांत्रिक चिंतन है उसको अपनी जीवन शैली और शासन व्यवस्था का आधार बनाया। ये जो जीवन शैली और शासन है इसका प्रतिबिंब हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है और नीति निर्देशक तत्वों में जो निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कुछ निर्देश दिए हैं राज्यों को, वो क्या है इस रूप में हमारे को प्रकट होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो पॉलिसी अपनाई थी और जो पूर्व में योजना आयोग इसका निर्माण करता था, अब उसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है, तो वो भी क्या है एक समाजवादी समाज की व्यवस्था थी। इससे पूर्व जो भी बड़े बड़े उपक्रम थे या जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं थी वो सारी की सारी क्या है सरकार के द्वारा थी। सरकारी सेक्टर का ही बोलबाला था हर जगह शुरू में। अब 91 के बाद में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो विश्व जो है वो द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील हो गई और उसमें अमेरिका का बोलबाला हो गया और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का पक्षधर है। तो हम लोग भी क्या है वक्त के साथ साथ समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे पूर्व 91 से पहले हम लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को ही अपना रखा था। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज है, क्योंकि इसमें ये दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हमने तो 76 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को भी जोड़ दिया था और भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित किया था। तो इस प्रकार से भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। तो इस प्रकार से आज हमने इन बिंदुओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज क्या होता है, प्रशासनिक संस्थाएं क्या होती है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इस बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो वो अवश्य मुझे व्हाट्सएप में के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।